लास्ट हम लोगों ने, आप लोग को अगर याद हो तो हम लोगों ने पढ़ा है ऑर्डर 9 और ऑर्डर 10 और 11 पे थोड़ा हम लोगों ने स्टार्ट किया था। ऑर्डर 9 के पीपीटीज मैंने बनाए हैं, वो मैं आपको शेयर कर दूंगी, पर उसके पहले अब हम लोग क्योंकि आगे बढ़ चुके हैं तो ऑर्डर 9 से ही स्टार्ट करेंगे। श्रद्धा, आवाज आ रही है श्रद्धा? यस मैम, आ रही है। ओके बेटा, तो आप लोगों ने शायद रीड भी किया होगा। देखिए अभी जो हम पढ़ रहे हैं, जैसे हम अगर बात करें कि भाई सीपीसी में सिविल प्रोसीजर है ना, तो सिविल प्रोसीजर के मेन पार्ट, जैसे कि अगर हम कोई हमारे साथ कहीं भी अनजस्टिस हुआ है तो हम अगर न्याय चाहते हैं, हम जस्टिस चाहते हैं, तो एक प्रॉपर प्रोसीजर है। उस प्रोसीजर को फॉलो किए बगैर हम न्याय नहीं ले सकते, है ना। तो उसके लिए जैसे ऑर्डर 9 में बताया कि आपको अपीयर होना बहुत जरूरी है। अगर आप जस्टिस चाहते हैं तो फिर आपका अपीयरेंस भी बहुत जरूरी होगा। अगर आप अपीयर नहीं होंगे तो कोर्ट कैसे आपको जस्टिस देगा, है ना, आपके साथ न्याय कैसे होगा। उसी तरह ऑर्डर 10 में हमने देखा कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि समझने के लिए, जैसे कि मान लीजिए कई बार ये होता है कि जरूरी नहीं है जो केस फाइल किया गया है वो पूरी तरह से सच है, और कई बार चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, डिस्प्यूट्स जो होते हैं वो इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि हम उन्हें समझ नहीं पाते कि एग्जैक्टली उनमें क्या है। तो उन चीजों को प्रॉपर समझने के लिए जैसे ऑर्डर 9 में बताया कि भाई अगर अपीयरेंस है, अब अपीयरेंस होगा तभी तो एग्जामिनेशन होगा, है ना। अगर वादी प्रतिवादी अपीयर ही नहीं होते हैं तो हम एग्जामिनेशन कैसे लेंगे। इसीलिए यहाँ पर ऑर्डर 9 में उन्होंने क्लियर किया कि भाई आपका अपीयरेंस बहुत जरूरी है। फिर ऑर्डर 10 में उन्होंने क्या बोला, क्योंकि देखिए जैसे लास्ट 2-3 दिन मैंने पढ़ा, जब कुछ बच्चों से बात हुआ तो लोग, कुछ स्टूडेंट्स का ये भी प्रॉब्लम आया कि अभी तक उन्हें ये नहीं समझा है कि सेक्शंस, ऑर्डर्स और रूल्स में क्या डिफरेंस है। तो एक चीज और मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, जिस तरह से हम लोग जो इंटरप्रिटेशन वाला पार्ट है और एक समझने वाला पार्ट है कि भाई सीपीसी है क्या, उसके नियम क्या होंगे, किस तरह से वो काम करेगा, वो सारा हमारा सेक्शन वाला पार्ट कवर करता है। और जब हम प्रोसीजर में जाते हैं, अब जैसे ऑर्डर 9 आपने पढ़ा तो ऑर्डर 9 में आपने क्या पढ़ा, वो एक प्रोसीजर पढ़ा कि भाई ऑर्डर 9 ये क्लियर करता है कि अगर वादी और प्रतिवादी या जो भी केस के पक्षकार हैं, पार्टीज हैं, अगर वो पार्टीज अवेलेबल ही नहीं है, अपीयर ही नहीं होती हैं, तो क्या प्रोसीजर होगा। तो वो 1 से लेकर 14 तक जो रूल थे वो हमें क्लियर कर देते हैं कि हमारा कोर्ट में अपीयर होना कितना जरूरी है। मीन्स वो कौन सा पार्ट चला गया, प्रोसीजर, जो नियम जो रेगुलेशंस बताए गए हैं सेक्शंस में, उन्हीं सभी को, जैसे कि हम ये बोल सकते हैं कि जिस तरह से आईपीसी में हमारे लिए क्रिमिनल लॉ के सारे नियम हमें बता दिए गए हैं, क्राइम क्या होगा, क्राइम की डेफिनेशन क्या होगी और उससे रिलेटेड पनिशमेंट क्या होगा, बट उसका प्रोसीजर सारा कहाँ चला गया, सीआरपीसी में। इसी तरह यहाँ पर सीपीसी में कई पार्ट ऐसे भी हैं जो सीआरपीसी के भी एप्लीकेबल हो जाते हैं, एविडेंस के भी एप्लीकेबल होंगे, वो सारी चीजें, बट बेसिकली सिविल सीपीसी में सिविल प्रोसीजर पूरा का पूरा यही सेक्शन, ऑर्डर्स और रूल्स में एप्लीकेबल कर दिया गया है, सारा का सारा वही उसका इंटरप्रिटेशन प्रॉपर कर दिया गया है। तो यहाँ अब हम लोगों ने थोड़ा डिस्कस किया था कि ऑर्डर 9 के बाद ऑर्डर 10 एग्जामिनेशन ऑफ द पार्टीज बाय द कोर्ट, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है जिसमें कि हमने ये भी डिस्कस किया था कि भाई जो आपका ऑर्डर 9 है उसके बाद नेक्स्ट क्या, ऑर्डर 10। ऑर्डर 10 में आप कोर्ट में अपीयर होते हैं, आपका एग्जामिनेशन होगा, जो भी डिस्प्यूट्स हैं, जो भी मैटर है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन किए जाते हैं। उसके पहले 89 सेक्शन 89 में मध्यस्थता अधिनियम, मध्यस्थता से रिलेटेड चीजों के लिए कि क्या आप सुलह करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड एक प्रोसीजर के बारे में भी बताया गया है कि अगर आप यहाँ पर उस प्रोसीजर में जाते हैं, 89 की कार्रवाई पर जाते हैं, तो ये आपका ये वाला पार्ट चेंज हो जाएगा। इसी तरह फिर एग्जामिनेशन के बाद हमारा मेन पार्ट था ऑर्डर 11, डिस्कवरी, इंटरोगेटरीज एंड इंस्पेक्शंस, प्रकटीकरण, प्रश्नमालाएं एवं निरीक्षण, है ना। ये जो पार्ट है ये है हमारा मेन पार्ट कि अगर हम कोई डिस्प्यूट्स के बारे में बात करते हैं या पक्षकार जो हैं, जो पार्टीज हैं, वो ये चाहते हैं जब वो अपना दावा प्रस्तुत करते हैं किसी भी तरह से, तो वो हर तरह का, जैसे कि जो आपका प्लीडिंग है उस प्लीडिंग में हर एक चीज मेंशन की जाती है। तो अब अगर कोई डिस्प्यूट्स ऐसे हैं जो अनसुलझे हैं, उन्हें सुलझाने के लिए या कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो जरूरी हैं
उन्हें पेश करने के लिए। और अगर जैसे मैंने स्पॉट इंस्पेक्शन के बारे में उस दिन आप लोगों को बताया था कि कई बार ऐसा होता है कि कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी ही है या कोई ऐसा मैटर है जहां पर कि उसका इंस्पेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, तो उस कंडीशन में उसका इंस्पेक्शन भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर डिस्कवरी, प्रश्नमालाएं और निरीक्षण, ये जो आपका ऑर्डर 11 है, ये ऑर्डर 11 किस चीज से रिलेटेड है कि यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हैं फैक्टो प्रोबांडा एंड फैक्टो प्रो बेनेडिया, ये जैसे द फैक्ट्स विच कॉन्स्टिट्यूट अ पार्टीज केस, कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो कि हमारे लिए उस केस को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। द फैक्ट्स विच विल बी कंसीडर्ड एज एविडेंस इफ प्रूवन, दोनों चीजें ये हैं। तो ये जो दोनों चीजें हैं, अब इनको प्रूव कैसे किया जाए? क्या बोलकर किया जाएगा? सिर्फ आपने कह दिया कि ये प्रॉपर्टी मेरी है तो क्या ये प्रूव हो जाएगा? मैंने उसमें डॉक्यूमेंट्स पेश किए, तो अभी डॉक्यूमेंट्स लगाना, और आपका जब एग्जामिनेशन वाला जो पार्ट आता है उस एग्जामिनेशन में किस तरह के प्रश्न किए जाएंगे, और अगर नेसेसरी होता है तो क्या उस प्लेस का इंस्पेक्शन किया जाए, ये सारी की सारी चीजें आपके ऑर्डर 11 में शामिल हैं। और ऑर्डर 11 में जो चीजें मेंशन की गई हैं वो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि जब ऑर्डर 10 में किसी का एग्जामिनेशन किया जाता है तो क्या हम उससे क्वेश्चन कर सकते हैं? तो यस, ऑर्डर 11 हमको अलाउ करता है कि हम उससे क्वेश्चन कर सकते हैं, है ना। देखिए, अंडर सिविल प्रोसीजर कोड 1908 डिस्कवरी बेसिकली मीन्स अ प्री ट्रायल प्रोसीजर aspect wherein each party is given an opportunity to obtain evidence from the opposite party or parties। अब देखिए, मान लीजिए कि कोई ऐसा केस है जिसके कुछ डॉक्यूमेंट्स डिपेंडेंट के पास हैं, ठीक। अब अगर डिपेंडेंट के पास हैं और जब तक उसे कोर्ट में पेश नहीं किया जाता तो हमारा जो केस है वो अधूरा है, ये मानकर चलिए। अब उस कंडीशन में क्या किया जाएगा? तो यहाँ पर दोनों पार्टीज को एक तरह का अपॉर्चुनिटी दिया जाता है कि आप उससे रिलेटेड जो एविडेंस है वो आप यहाँ पर पेश कर सकते हो। और ये भी होता है कि अगर मान लीजिए मैं प्लेंटिफ हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि डिपेंडेंट के पास कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो इस केस में दिए जाने चाहिए या कोर्ट के सामने लाए जाने चाहिए, तो मैं कोर्ट से इस चीज के लिए रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। हम लोग उसके लिए एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स डिपेंडेंट के पास हैं और वो पेश किए जाए। सेम चीज डिपेंडेंट के लिए भी होगी कि अगर उसे लगता है कि प्लेंटिफ के पास कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि पेश किए जाने चाहिए, तो वो इसके रिगार्डिंग यहाँ एप्लीकेशन फाइल कर सकता है ना। तो ये एक तरह का प्रोसेस है जिसमें कि हम जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उनका डिस्कवरी मींस प्रकटीकरण, खोज किया जाना। डिस्कवरी का क्या मतलब होता है? किसी चीज का निकाला जाना। तो यहाँ पर मेन चीज है, जैसे द मेन पर्पस ऑफ डिस्कवरी इज टू मेक द पार्टीज अवेयर ऑफ द केस। That means there shall no be any ambiguities between parties while the trial is going on. Both the parties shall be clear about the planned made is issue thereby। यहाँ पर वो हर एक चीज क्लियरली मेंशन की जाना जरूरी है जो कि उस केस से रिलेटेड है। इवन देखिए, अब देयर आर वेरियस टाइप ऑफ डिस्कवरीज। अब डिस्कवरीज के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो हम उनसे प्रश्न कर सकते हैं, है ना। क्वेश्चन आंसर जो किए जाते हैं वो कैसे किए जाएंगे? डेफिनेटली एग्जामिनेशन के थ्रू किए जाएंगे, या कई बार प्रश्नमालाएं बना दी जाती हैं। फिर रिक्वेस्ट फॉर प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड इंस्पेक्शन। जैसे मैंने कहा कि कई बार हमें ऐसा लगता है कि कुछ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स किसी के पास है तो हम उसके लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। रिक्वेस्ट फॉर एडमिशन। एडमिशन अभी हम सेक्शन ऑर्डर 12 पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि एडमिशन होता क्या है। एडमिशन वैसे जनरली 2 मिनट में बताऊं तो किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेना, किसी चीज की स्वीकारोक्ति जिसे हम बोलेंगे, है ना। और फिर होता है आपका डिस्पोजिशन एंड फिजिकल एंड मेंटल एग्जामिनेशन। ये वो सारे पार्ट है जिसके थ्रू हम किसी भी चीज को जानने के लिए, किसी डिस्प्यूट्स को जानने के लिए, किसी मैटर को समझने के लिए, कोई चीजें उसकी मतलब किसी चीज के तह तक जाना है अगर, तो कैसे जाएंगे? यही तरीके हो सकते हैं हमारे पास। और ये सारे तरीके ऐसे हैं जिसके थ्रू हम किसी भी जो भी डिस्प्यूटेड मैटर है उसको पता कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो
तो यहाँ पर किसी भी चीज के बारे में बयान देना, किसी भी चीज के बारे में प्रॉपर क्वेश्चन आंसर होना, एग्जामिनेशन होना, स्वीकारोक्ति के लिए रिक्वेस्ट कर लेना। जैसे कि कोई प्रॉपर्टी मेरी है, मुझसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि मैं हर जिस चीज को या जो भी सब्जेक्ट मैटर है या जो भी कॉज ऑफ एक्शन है जिसके बारे में मुझे लगता है कि हाँ ये चीजें एक्सेप्टेबल हैं या इसका एडमिशन जरूरी है, एडमिट की जानी चाहिए, तो वो प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स और प्रश्नमालाएं। तो यहाँ पर ये जो पार्ट है आपका, ये सारा आपका डिस्कवरी से रिलेटेड है। अब कि किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और क्या इस तरह की इंटरोगेटरीज बनाई जाती हैं, तो वो क्या किस किस के लिए हो सकती हैं, किस किस पर एप्लीकेबल हो सकती हैं। तो यहाँ पर ये एक तरह का, मैंने जैसे उस दिन आप लोगों को, हम लोग ऑलरेडी पहले ये चीजें पढ़ चुके हैं, आप लोगों को बताया भी था कि छोटी छोटी चीजों में इतने सारे क्वेश्चंस निकल जाते हैं और डिपेंड करता है कि आप केस की स्टडी आपकी कितनी स्ट्रांग है और किस तरह के क्वेश्चंस आप उससे बनाते हैं। बेसिक क्वेश्चन तो सभी को समझता है, बट उसमें कई ऐसी चीजें होती हैं जो डीप में जाकर बहुत ज्यादा डिटेल में समझी जा सकती हैं, पढ़ी जा सकती हैं, और उससे रिगार्डिंग कई इस तरह के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। तो ये एक तरह का ये पार्ट है कि आप कितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं बाय जो आपकी क्वेश्चनरी है उसके थ्रू। और मेन ऑब्जेक्ट इसका क्या होगा, टू डिटरमिन द नेचर ऑफ द केस व्हेन इट इज नॉट क्लियर फ्रॉम द सूट फील्ड। और एक चीज और मैं बता दूं, अभी हिंदी मीडियम आप कितने लोगों ने ज्वाइन किया है आई डोंट नो एक्चुअली, बट मैंने हिंदी के कुछ नोट्स बनाए हैं जो मैं आज ही आप लोगों को ग्रुप पर शेयर करूंगी। तो डोंट वरी कि आप लोगों को थोड़ा अगर प्रॉब्लम हो रहा हो तो आज आप लोगों को पीपीटीज ऑर्डर 9 का, ऑर्डर 10 का और आपकी जहां तक हम लोग आज पढ़ चुके होंगे वो भी शेयर कर दिया जाएगा। एक मिनट। हाँ, तो यहाँ पर जो नेचर है केस का उससे रिलेटेड, और टू मेक ओन केस स्ट्रॉन्गर बाय मेकिंग द अदर पार्टी टू एडमिशंस। देखिए क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए 10 तरह के आपने क्वेश्चंस किए हैं। जैसे मैंने कहा था उस दिन की जब केस स्टडी की जाती है, जैसे हम लोग भी प्रैक्टिस करते हैं, तो आप लोग भी जब इन फ्यूचर प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग को पता चलेगा कि जब कोई चीज एविडेंस की स्टेज पर आ जाती है, मतलब कि एविडेंस की स्टेज मीन्स कि जिस टाइम पर एग्जामिनेशन किया जाना है वो स्टेज जब आ जाता है, तब जो स्टडी वाला पार्ट है एडवोकेट्स के लिए वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। मींस आप उसमें से कितने क्वेश्चंस इस तरह के बना सकते हैं जो कि आपके लिए कई पार्ट पर एडमिटेड, मींस कि ऑटोमेटिकली कुछ चीजें एडमिट हो जाए उस केस से रिलेटेड जो कि पहले एडमिट नहीं की गई हैं। जैसे क्या होता है कि आपने जो सूट फाइल किया है, प्लेंटिफ ने जो केस फाइल किया है, उसके बाद जब आप अपना WS फाइल करते हैं, मींस जब हम वादी बात लगाता है और उसके बाद जो प्रतिवादी उसका जवाब दावा मीन्स लिखित अभिलेख प्रस्तुत करता है, तो उसमें कई चीजें ऑलरेडी मेंशन होती हैं कि ये तो स्वीकार है पर ये स्वीकार नहीं है, ये एडमिट हम करते हैं, ये एडमिट हम नहीं करते हैं, क्योंकि वो सीक्वेंस में बहुत बड़ा आपका जो भी प्लीडिंग है उस प्लीडिंग के कुछ पार्ट को तो प्लेंटिफ डिपेंडेंट एक्सेप्ट करता है पर कुछ पार्ट को एक्सेप्ट नहीं करता। वो पार्ट फिर आपके लिए यहाँ ओपन है कि यहाँ अब आप अपने मींस आप आपके टैलेंट से कितना क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं, आप उस केस में कितना डीप स्टडी करते हैं और उसके बाद उसमें से कैसे इस तरह के क्वेश्चंस निकालते हैं कि सामने वाली पार्टी उसके क्वेश्चंस के थ्रू ही कुछ चीजें ऑटोमेटिकली एडमिट कर ले। मेन पार्ट होता है क्रॉस का, जब एग्जामिनेशन होता है, एविडेंस होता है, तो ये मेन पार्ट होता है कि कई ऐसी चीजें होती हैं जो कि घुमा फिरा कर इस तरह से पूछ ली जाती हैं कि सामने वाला समझ भी नहीं पाता है कि उससे क्या कहा है, और सामने वाला कई ऐसी चीजों का आंसर इस तरह से दे देता है कि वो ऑटोमेटिकली एडमिट में हो जाती हैं। अब जब एडमिट हो चुकी होती है तो उन्हें नोट डाउन किया जाता है, जैसे कि एग्जामिनेशन में अभी हमने देखा था। अब जब आपने कोर्ट के सामने कोई बयान दिया है और उसमें आपने किसी चीज को एक बार एडमिट कर लिया है, देन आप उसे डिनाई नहीं करेंगे, है ना। तो इसलिए यहाँ पर ये पार्ट बहुत स्ट्रांग होता है किसी भी केस का। जैसे मैंने पहले भी कहा कि सबसे ज्यादा जरूरी होता है एग्जामिनेशन वाला पार्ट, मींस आपका बयान, एविडेंस, जो क्रॉस और चीफ जो होते हैं, ये वही वाला पार्ट है। तो उस टाइम पर अगर आप चीजें एडमिट कराना चाहते हैं तो ये मेन पार्ट होता है, ठीक। तो यहाँ पर जो केस है उसे और स्ट्रांग बनाने के लिए, कई सारी चीजें जानने के लिए ये जरूरी है कि इस तरह के क्वेश्चंस किए जाए कि सामने वाला कुछ चीजों को ऑटोमेटिकली एडमिट कर ले, है ना।
फिर प्रोसीजर क्या होगा, जो प्रोसीजर हमारे इसमें 11 में दिया गया है उसमें ही आप इवन समटाइम्स ये होता है कि आपको जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो जरूरी नहीं है आपको एट द टाइम आपको उस चीज को सारे के सारे आंसर करना है। कई बार ये हो सकता है कि आप उसके लिए टाइम ले सकते हैं, कोर्ट के पास टाइम, कोर्ट को ये राइट है कि वो उस चीज के लिए टाइम दे दे। अब किस किस के अगेंस्ट ये प्रोसेस किया जा सकता है, कॉर्पोरेशन के अगेंस्ट भी किया जा सकता है, बॉडी और पर्सन के अगेंस्ट भी किया जा सकता है। ऑलरेडी हम ये वाला पढ़ चुके हैं सारा, अगर किसी को याद हो तो, है ना। अब डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि हम ये पढ़ रहे हैं डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, तो डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स मीन्स कि आप वो सारी चीजें जो कि आपके उस केस से रिलेटेड है, when the advisory party is simply compelled to disclose the documents which are under its possession or power, जैसे कि मैंने अभी कहा है ना कि हो सकता है कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हो जो किसी और के अंडर में है, पावर में है, पोजीशन में है और उनका सामने आना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर इस तरह के प्रोसेस के लिए हम इस तरह के रूल्स एप्लीकेबल हमें यहाँ पर फ्री हैंड किया गया है कि अगर हमें पता है कि सामने वाले के पास कुछ इस तरह के रूल्स हैं, सॉरी इस तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि पेश किए जाने चाहिए, तो उसके लिए प्रोसेस होगा। Against whom discovery may be ordered, an appropriate court can order any party of the suit to dispose of the documents which are in its power or possession to the asking party. However, the party need to be related to the suit. अब अगर कोई क्वेश्चंस ऐसे, सॉरी कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो सामने, जैसे कि मैं जानती हूँ, मान लीजिए कि सेपरेशन से रिलेटेड कोई केस है, होता है ना, प्रॉपर्टी का सेपरेट वो किया जाता है, विभाजन से संबंधित है। तो अब अगर मान लीजिए 4 भाइयों के बीच में कोई प्रॉपर्टी के बंटवारे के लिए केस लगाया गया है, अब उसमें से एक भाई के पास उसका विल है और सबसे छोटे भाई ने उसके लिए केस फाइल किया है, जो भी हो सकता है हिस्से के लिए, बंटवारे के लिए जो लगाया जाता है, विभाजन के लिए। अब चारों भाई में से चारों भाइयों को पता है कि जो विल है वो बड़े भाई के पास है ना। तो अब यहाँ पर उसने प्लांटिफ किसको बताया, प्लांटिफ ने डिपेंडेंट अपने भाइयों को ही बनाया है। अब अगर छोटा भाई ये जानता है कि नहीं, जो विल है वो जो नंबर 1 है आपका डिपेंडेंट प्रतिवादी उसी के पास है, क्योंकि यहाँ पर वो उस प्रॉपर्टी के सेपरेशन से, विभाजन से, बंटवारे से रिलेटेड है, तो वो सीधे से वो डॉक्यूमेंट, वो विल जो है वो रिलेवेंट है। इसलिए यहाँ पर अगर ये बोला जाता है कि डिपेंडेंट उस विल को पेश करे, तो यहाँ पर कोर्ट उसके लिए ऑर्डर कर सकता है, सिंपल। तो यहाँ जो मेन पर्पस है इन चीजों का वो ये पर्पस है। अब जैसे कि प्लांटिफ ने कहा कि भाई विल जब तक पेश नहीं होगी, क्लियर नहीं हुआ कि किसके हिस्से में कितनी चीजें आई हैं, कितना प्रॉपर्टी आया है, तो उसे क्लियर करने के लिए जरूरी है कि उस विल को यहाँ पेश किया जाए। तो अब यहाँ कोर्ट ऑर्डर करके सामने वाले को कंपेल कर सकता है कि आपको वो विल यहाँ कोर्ट में प्रस्तुत करना है, ठीक। कंडीशन में कुछ ऐसी कंडीशन से देखिए, while the discovery of documents is being asked, 2 conditions need to be taken care of by the court. The discovery ordered is necessary for the fair disposal of the suit. The discovery will save cost. कई बार ऐसा होता है। अब यहाँ पर पहली चीज तो ये भी जरूरी है कि वो रिलेवेंट हो, रिलेवेंट होने के साथ कई बार ऐसा होता है ना कि आप जैसे मैंने कहा कि भाई बड़े वाले भाई के पास विल है, आपको बार बार ऑर्डर किया गया, आपने नहीं पेश किया, एक टाइम के बाद आप पर कॉस्ट लगाना शुरू कर दिया जाएगा। इसी तरह मैंने आप लोगों को एक दिन और बताया था कि एग्जामिनेशन के लिए जब किसी को बुलाया जाता है, कोई चाहे वो विटनेस हो चाहे वो पार्टी हो, अगर वो बार बार कोर्ट की जैसे तारीख पे तारीख आपकी लगती है, उसके बावजूद भी अगर वो अपीयर नहीं होते हैं तो उन पर भी इस तरह का कॉस्ट लगाया जा सकता है। अब मेन जो आपका पार्ट है वो है सेक्शन ऑर्डर 12, एडमिसिबिलिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट। किसी भी दस्तावेज की स्वीकारोक्ति, लिख लीजिए इसे हिंदी में, किसी भी दस्तावेज की स्वीकारोक्ति। लेक्चर के बाद में आप लोगों को सारे पीपीटीज एंड जो भी नोट्स हैं हिंदी के वो शेयर कर लूंगी, तो एक बार उसे पढ़ लीजिएगा। और मेरा रिक्वेस्ट है, क्योंकि भाई हमने ऑर्डर 9 जो पढ़ा था वो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है आपके सीपीसी का, तो अगर किसी को समझ नहीं आया हो तो उसका मैं फिर से कोई लेक्चर ले लूंगी, क्योंकि पीपीटी के थ्रू आप लोगों ने नहीं पढ़ा था। तो अगर उसे पढ़ लीजिए पहले पीपीटीज को, अगर समझ नहीं आता है तो मुझे बता दीजिएगा।
तो यहाँ पर एडमिसिबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, किसी भी दस्तावेज की स्वीकारोक्ति क्या होती है, उससे रिलेटेड यहाँ पर एक केस भी है। क्योंकि यहाँ पर डिस्कवरी वाला पार्ट, जैसे कि अगर किसी केस को प्रॉपर सही मायने में हमें समझना है तो उससे रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स सामने होने चाहिए। और क्या ये पॉसिबल है कि हम उन चीजों को, अगर कोई चीज मेरी है या मेरी नहीं है, तो यहाँ मुझे कोर्ट को बताना होगा कि ये डॉक्यूमेंट्स मेरा है या नहीं है। जैसे मान लीजिए आपने किसी के साथ पार्टनरशिप किया है और पार्टनरशिप की डीड कोर्ट में पेश की गई है। अब जो पार्टनर्स हैं जिनके बीच डिस्प्यूट लगाए गए हैं, तो यहाँ पर उन पार्टनर्स को जब डॉक्यूमेंट पेश किया जाता है तो यहाँ पूछा जाता है कि क्या आप पार्टनर थे। अब यहाँ पर अगर आप हैं तो यू हैव टू बी एडमिट, यहाँ पर आप उस चीज से डिनाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पर एडमिट वाला जो पार्ट है वो यहाँ एप्लीकेबल होता है कि यहाँ आपको कब चीजों को स्वीकार करना है और कब नहीं। तो यहाँ जो स्वीकारोक्ति वाला पार्ट है ये है आपका चैप्टर 19 ऑफ सीपीसी, ऑर्डर 12, आदेश 12, अध्याय 19, स्वीकारोक्तियां। स्वीकारोक्तियां कई चीजों की हो सकती हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पर ये केस है, ये भी मेंशन कर लीजिएगा आप। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं इसके बारे में पहले। क्योंकि क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि जब हमने प्लीड किया, प्लेंटिफ ने कोई अपना वाद प्रस्तुत किया, वादी ने अपना वाद प्रस्तुत किया, उस वाद में आपने 25 पैराग्राफ में अलग अलग चीजें बताई हैं कि शुरू से लेके आखिर तक। मान लीजिए डोमेस्टिक वायलेंस का केस है और उस केस में सीक्वेंस में किसी लेडी ने पूरा सीक्वेंस उसमें बताया गया है कि इस तारीख को मेरे साथ ये घटना घटी, इस तारीख को ये घटना घटी, इस तारीख को ऐसा हुआ, इस तारीख को ऐसा हुआ। अब वो जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस में उसने तो केस फाइल कर दिया कि भाई मेरे साथ ये हुआ है और मुझे यहाँ जस्टिस मिलना चाहिए। अब जब मान लीजिए डोमेस्टिक वायलेंस पति के अगेंस्ट लगाया गया है, पति ने अपना WS पेश किया, मींस लिखित कथन पेश किए प्रतिवादी ने, तो उसमें उसने ये कर दिया कि पेरा नंबर 7 मैं एक्सेप्ट करता हूं, पर पेरा नंबर 8 जो है वो झूठ होने के कारण या मेरे अवेलेबल नहीं होने के कारण या मैं शहर से बाहर था, तो यहाँ मैं इस समय कैसे किसी के साथ डोमेस्टिक वायलेंस करूंगा, तो ये मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा। फिर पेरा नंबर 11 में स्वीकार करता हूं, पर पेरा नंबर 13 अस्वीकार है। तो जब प्लीडिंग लिखी जाती है तो वहां पर इस तरह की चीजें मेंशन की जाती हैं। तो इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि जो स्वीकारोक्ति है वो कितनी चीजों की हो सकती है, फैक्ट्स की हो सकती है, मींस तथ्य की हो सकती है कि हम किस तथ्य को स्वीकार करते हैं और किस तथ्य को नहीं। प्लीडिंग में जितनी चीजें लिखी गई हैं या प्लेंटिफ ने अपने वाद में जो जो चीजें मेंशन की हैं, जरूरी नहीं है प्रतिवादी उन सारी चीजों को स्वीकार कर ले कि हाँ इस समय पर इस तरह की घटना हुई है। हो सकता है वो जो आपके पैरा है, मान लीजिए 1 से लेके 25 पैरा है, उसमें से उसने 10 को तो स्वीकार किया, बाकी 15 को सीधे से डिनाई कर दिया कि हम ये नहीं मानते हैं। एक चीज और मैं आपको बताऊं कि जब रियली आप प्लीडिंग किसी केस की पढ़ेंगे या अब देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि लोग सीधे से नकार जाते हैं, साफ झूठ क्लियरली मना कर देते हैं कि ये तो कभी हुआ ही नहीं था। देन फिर उस चीज को प्रूव कैसे किया जाएगा कि ये चीज तो हुई है बट सामने वाले ने डिनाई कर दिया। अब मैंने बोला कि फैक्ट में तो हम उन चीजों को डिनाई कर दिया, हो सकता है प्लेंटिफ डिपेंडेंट फैक्ट्स में तो उस चीज को डिनाई कर दे, पर उसे कब प्रूव कर सकते हैं हम, जब हम एग्जामिनेशन करते हैं। एग्जामिनेशन में जब क्रॉस किया जाएगा तो उस टाइम पर कई बार क्वेश्चन इस तरह से घुमाकर पूछे जाते हैं कि आपने उस टाइम तो उस चीज को मना किया था, बट अगर वो चीज सही है तो एनी हाउ उस सच को लाया जा सकता है। तो इसलिए एडमिसिबिलिटी वाला जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि किन चीजों को आप स्वीकार करते हैं, किन चीजों को उस केस से रिलेटेड चीजों को आप डिनाई करते हैं। अब यहाँ कौन कौन सी हो सकती हैं, फैक्ट से रिलेटेड हो सकती हैं, फिर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो सकती हैं, फिर कई बार प्लीडिंग में, जैसे मैंने अभी बोला, तो ये सारा प्लीडिंग वाला पार्ट है। प्लीडिंग के साथ जो फैक्ट्स उसमें बताए गए हैं उसको या तो डिनाई करेंगे या एक्सेप्ट करेंगे। और यही पार्ट होता है प्लीडिंग का कि जब जनरल प्लीडिंग होती है, मींस प्लेंटिफ और डिपेंडेंट दोनों के पार्ट पर जो प्लीडिंग होती है, उस प्लीडिंग में हर एक चीज इतनी क्लियर होनी चाहिए कि सामने वाले को क्लियरली समझ आ जाए कि सामने वाले मींस कोर्ट को एक पूरी तरह से चीजें समझ में आ जाए कि किन चीजों को डिपेंडेंट ने एक्सेप्ट किया है और किन्हें नहीं किया है। कई बार दस्तावेजों के मामले में हो सकती है, जैसे मैंने कहा कि अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कोई केस है, जो पार्टनरशिप है उस पार्टनर में सामने वाला डिनाई ही कर देता है कि नहीं मैंने तो कभी इसके साथ पार्टनरशिप में कोई काम किया ही नहीं और मैं इस डीड को अस्वीकार करता हूँ, तो क्या होगा, वो डीड वो डॉक्यूमेंट की
को अस्वीकार, उसे डिनायल किया जाएगा। और अगर वो बोलता है कि हाँ हमने इस समय से लेकर इस समय तक ये डीड सही है और इस समय से इस समय तक हम लोगों ने साथ में पार्टनरशिप की है या बिजनेस किया है, तो वो ये मान लिया जाएगा कि आपने उस डॉक्यूमेंट को जो कि आपकी पार्टनरशिप से रिलेटेड डीड है उसे आपने एक्सेप्ट किया है। क्लियर? किसी को यहाँ पर एडमिसिबिलिटी वाला पार्ट, एडमिशन क्या होते हैं, समझ में आया? किसी को नहीं समझ आया हो तो मैं फिर से रिपीट करूं। ये कुछ केस लॉज हैं तो आप देख लीजिएगा। देखिए एडमिशन वाला पार्ट समझ में आया, एक बार पढ़ लीजिए, अगर नहीं समझ में आता है तो मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। एडमिशन का मतलब होता है स्वीकार।